वेलकम टू द ज़ीरो एकेडमी। आज हम देखेंगे समीकरण के बारे में जिसे हम कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशंस हमने पहले ही डील किया हुआ है कि इक्वेशंस का डेफिनेशन होता क्या है, और हम जानते हैं कि समीकरण जो होता है वो रिलेशन होता है किसी दो एक्सप्रेशंस के बीच में, या हम कहें कि दो व्यंजक के बीच में यदि कोई संबंध दर्शाए उसे हम कहते हैं समीकरण। इक्वेशंस जो होगा इसे क्लासिफाई किया गया है लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर क्यूबिक इक्वेशन, कुछ इस तरीके से। लेकिन हम देखेंगे आज लीनियर इक्वेशंस जिसे रैखिक समीकरण कहते हैं। लीनियर इक्वेशन उसे कहेंगे जिस इक्वेशन में चर राशि का घात हमेशा एक होगा। मतलब जहां पर जितने भी वेरिएबल्स होंगे जैसे कि एक्स वाई जो होते हैं, यदि उन सब में घात जो होगा केवल एक होगा तो उसे लीनियर कहेंगे। घात यदि दो होगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे। तीन के केस में क्यूबिक इक्वेशंस कहेंगे। हमें आज कवर करना है लीनियर इक्वेशंस को, और इसे फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो टाइप में, जिसे एक कहेंगे सिंगल वेरिएबल, एक चर वाले समीकरण जिसे कहेंगे अर्थात एक ऐसा समीकरण जिसमें केवल और केवल एक चर होता होगा। एक चर कहने का मतलब कि x + 5 = 0, मान लीजिए कुछ ऐसा। तो यहां पर देखिए केवल और केवल x। एक और एग्जांपल लेकर चलेंगे, x/2 + 4x = 0। अब आप कहेंगे कि यहां पर दो चर हैं, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है। यहां पर दो पद हैं लेकिन चर एक ही है। मीन्स केवल x वाले हैं तो एक चर, केवल y वाले हैं तो एक चर। अगर x और y दो अलग अलग टाइप के होते तब हम उसे डबल वेरिएबल कहते। तो एक तो हो गया सिंगल वेरिएबल और दूसरा हो जाएगा हमारा डबल वेरिएबल, अर्थात दो चर वाले समीकरण। और इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे x + y = 0। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल ये हुआ और दूसरा वेरिएबल ये हुआ, तो दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे डबल वेरिएबल इक्वेशंस। तो हमारा मेन एम इस इक्वेशंस को इस टॉपिक को कवर करने का ये है कि ऐसे यदि हमें समीकरण दिए जाते हैं रेखीय समीकरण, उसका हल हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम बात करते हैं हल क्या होता है। हमने टर्म्स यूज़ किया कि उसका हल ज्ञात करेंगे, तो हल कहिए या फिर आप इसे सॉल्यूशन कहिए या फिर आप इसे मूल कहिए, सब एक ही शब्द होंगे। इन सब का मतलब क्या होता है। किसी भी समीकरण में मैं बात करूं, किसी भी समीकरण में उसके चर राशि का वह मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करता हो उसे उसका हल या फिर उसका मूल या फिर उसका सॉल्यूशन कहते हैं। एक बार फिर से, किसी भी समीकरण, हम बात सिर्फ लीनियर की नहीं कर रहे, किसी भी समीकरण में आप जाइएगा, उसमें जो चर राशि होगा उसका वह मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करता हो। अब बात आती संतुष्ट। संतुष्ट करने का मतलब यह है कि चर राशि का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, अर्थात उसका मान रखने से दोनों पक्ष बराबर होता हो। मान लीजिए एक्स वाई का वह मान जिसको इसमें मैं रखूं तो यहां पर दोनों पक्ष बराबर आ जाए, मतलब इस साइड भी 0 आ जाए। अगर इधर 0 है तब, अगर इधर 2 होता तो 2 आना चाहिए था। जो भी हो, दोनों पक्ष यदि बराबर होता है। एक और बात,
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिंगल वेरिएबल होगा तो आपको केवल एक इक्वेशन दिया जाएगा। यदि डबल वेरिएबल हुआ तो आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू 2। कुछ भी ऐसे दो इक्वेशंस दिए जाएंगे यदि आपको दो वेरिएबल वाले होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करके देख समझते हैं इस चीज़ को। एग्जाम्पल 1, 8/5m + 6 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पर ये m जो है ये चर राशि है, बाकी सारे तो संख्याएं हैं। आपको एक इक्वेशन दिया गया है क्योंकि यह सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, इसलिए आपको केवल एक ही समीकरण की जरूरत है इस चीज को हल करने के लिए। हल करने के लिए आपको पता है एक पक्षांतर का नियम, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पक्ष होते हैं, इधर हो गया बायां पक्ष और इस साइड को बोलते हैं दायां पक्ष। इन दोनों पक्ष में यदि हमें संख्याओं या वेरिएबल्स को ट्रांसफर करना होता है इस पक्ष से इस पक्ष में या इधर से इस साइड पे, उसके नियम ये होते हैं। यदि कोई संख्या पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो वो बदल जाता है ऋण में या माइनस में, और अगर कोई ऋणात्मक है वो बदल जाता है धनात्मक में। उसी तरीके से यदि कोई मल्टीप्लाई में है तो वो चेंज हो जाता है डिवीज़न में, और डिवीज़न वाला बदल जाता है मल्टीप्लिकेशन में। मतलब गुणा हो जाएगा भाग और भाग हो जाता है गुणा। तो ये ट्रांसफ़र का रूल है, पक्षांतर करने का नियम है। तो कुछ इसके हिसाब से इसको हल करें तो ये हो जाएगा, देखिए ये 6 पॉजिटिव वैल्यू है, धन के साथ है, तो यदि मैं पक्षांतर करूंगा तो वो हो जाएगा माइनस में, तो इधर होगा -6। दिस इंप्लाइज दैट 8/5m इज इक्वल्स टू, ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे हमें मिलेगा 2। अब अगला स्टेप देखेंगे, इस m के साथ ये 5 जो है डिवाइड में है, और डिवाइड को यदि हम ट्रांसफर करें तो वो हो जाता है मल्टीप्लाई में। सो ये हो जाएगा 8m इज इक्वल्स टू 2 × 5। एक और बात हमें पता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड होता है और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर देखिए 8 जो है m के साथ गुणा में है, बिना चिन्ह के साथ रहता है, इसका मतलब वो गुणा में होता है, और जब गुणा में है तो पक्षांतर के बाद वो बदल जाएगा भाग में। और इस तरीके से आप इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 5/4 एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। जब भी कभी आपको समीकरण हल करने होंगे जिसका मान आपको ज्ञात करना होता है, जो चर राशि होता है उसको आप जनरली एक पक्ष में रखिए और बाकी जितने जो चीज़ें हैं आप उसको दूसरे पक्ष में ट्रांसफ़र करते चलिए। ऐसा करने से आपको फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। बस ट्रांसफ़र करते समय इस रूल को आपको नहीं भूलना है। एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, x/2 + x/3 - 5x/12 इज इक्वल्स टू x/6 + 36। सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए क्या ये सिंगल वेरिएबल है या डबल वेरिएबल। देखते हैं यहाँ पर x वाले पद बहुत सारे हैं लेकिन केवल x वाले हैं, ये भी x x x और केवल x वाले हैं। यहाँ पर इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं, या y नहीं है, z नहीं है। इसका मतलब ये सिंगल वेरिएबल है क्योंकि एक ही चर राशि हमको इसमें दिखाई दे रहा है। पद अलग अलग हो सकते हैं लेकिन चर एक समान ही होना चाहिए। मैंने आपको बताया जब भी आपको सिंप्लीफाई करना है तो जो चर राशि वाले हैं उनको एक तरफ रखिए, बाकी नंबरों को दूसरी तरफ। तो ये भी चर राशि है, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x/2 + x/3 - 5x/12। ये पॉजिटिव है, ट्रांसफ़र होकर निगेटिव हो जाएगा। सो x/6 विच इज़ इक्वल्स टू 36। अब देखिए यहाँ पर चूंकि सारे x वाले हैं तो उनके जो गुणांक होते हैं उनके बीच हम जोड़ या घटाव करते हैं। तो उसके घटाव या जोड़ के लिए सबका हर जो होता है वो समान होना चाहिए। ये आपने फ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है, और उसके लिए आपको इसका लघुत्तम निकालना पड़ता है जो आएगा 12। इसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 4x - 5x - 2x। ये कैसे आया, आपको भिन्न हल करना आता है, सो आपको ये समझ में आ गया होगा, विच इज़ इक्वल्स टू 36। सिंप्लीफाई करेंगे, जो पॉजिटिव वाले हैं उन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10x। इन दोनों को भी चूंकि समान चिन्ह होने के कारण वो जुड़ते हैं लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो हो जाएगा 7x / 12 इज इक्वल्स टू 36। ये भी x वाला, ये भी x वाला,
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो घट जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, तो ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल्स टू 36। अब आपको पता है कि ये जो 12 है इसके साथ भाग में है, पक्षांतर यदि मैं कर दूं तो ये इसके साथ चला जाएगा गुणा में, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू, अब x के साथ जो 3 है वो गुणा में है, पक्षांतर करने पर वो चला जाएगा भाग के रूप में। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 144 जो कि होगा इसका मान। और ये हल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि x का यही मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब ये है कि यहां पर जहां जहां x लिखा है यदि मैं उसकी जगह पे 144 रख दूं तो दोनों पक्ष मेरा बराबर हो जाएगा। तो ये तो था सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। डबल वेरिएबल इक्वेशन में इसे हल करते हैं बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। आपको जब भी टू वेरिएबल इक्वेशन होगा तो दो समीकरण आपको दिए जाएंगे, आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। पहला आपका काम क्या होगा, दोनों को नंबरिंग कर देना। अगला स्टेप होगा, हमें पता है एलिमिनेट करना है। मेथड क्या कहता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेट करना है, हटाना है। हम एक वेरिएबल वाले तरीके को हल करना जानते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि वेरिएबल एक होना चाहिए। तो यहां पर तो 2 दिख रहे हैं, तो हमारा पहला उद्देश्य या पहला काम होगा कि हम यहां पर से एक वेरिएबल को हटा दें। अब हटाएंगे कैसे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम x को हटाना चाहें या y को। आप फ्री हैं, किसी को भी आप पहले एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करने के लिए आपको, मान लीजिए मैं x को हटाना चाहूँगा, तो x के जो गुणांक है जो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, इन्हें मुझे समान करना पड़ेगा, बराबर लाना होगा। और बराबर लाने के लिए आपको इसके गुणांक को इसके साथ गुणा कर दो। अगर मैं 3 का गुणा 2 के साथ कर दूं तो ये 6 हो जाएगा, और इस 2 का गुणा मैं इसके साथ कर दूं तो ये भी 6 हो जाएगा। मतलब गुणांक बराबर होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे के सामने वाले को ही एक दूसरे के साथ गुणा करें, आपका उद्देश्य उसे बराबर करना है। अगर आप किसी और संख्या से उसको गुणा करके बराबर ला सकते हैं तो डेफिनेटली आप लाइएगा, लेकिन बेहतर होता है अगर छोटे वैल्यू दिए गए हैं तो उसके कोफिशिएंट्स या गुणांक को ही एक दूसरे से गुणा करें। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, इसमें 3 का गुणा करने पर तो हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा पूरे के साथ करते हैं, केवल एक के साथ नहीं करते, पूरे के साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y विच इज इक्वल्स टू 15। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और वैसे इस 2 का गुणा हम कर दे समीकरण नंबर 2 से, ये हमें मिलेगा 6x प्लस 4y विच इज इक्वल्स टू 20। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4, इसमें ये भी कॉमन 6x है और ये भी 6x है, दोनों बराबर हो गए। एक जो चर था उसके गुणांक जो है बराबर हो गए। अब हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे, और हटाने के लिए क्या कर दें, इन दोनों को एक दूसरे से घटा देते हैं। घटाएंगे कब, जब दोनों समान चिन्ह वाले होंगे तो घटा देंगे, या अगर कोई भी एक अलग चिन्ह का होगा, एक प्लस और एक यदि माइनस वाला हुआ तो उन दोनों को जोड़ देंगे ताकि उसका मान 0 हो जाए। तो यहाँ पर समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर हमें मिलेगा 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 15। ये तो था तीसरा। चौथे वाले को हम घटा रहे हैं, ये 4y विच इज इक्वल्स टू 20। अब यदि मुझे इसको घटाना है, मतलब मैं माइनस का चिन्ह लगाऊंगा। आप इसको सिंपली समझिए, ये कोष्टक में है और उसके सामने मैं माइनस का चिन्ह लगा रहा हूं, तो माइनस और प्लस का गुणा हमें पता है वो माइनस होता है, इस कारण ये भी माइनस हो जाएगा। इस माइनस के चलते ये प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा। और वैसे ये भी पॉजिटिव होने के कारण माइनस
हो जाएगा। ये सब माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको घटाना है, इतना में इतने को घटाना है, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा। ये माइनस साइन, ये प्लस साइन और ये माइनस साइन तो घटेगा। 5y बड़ी संख्या 9 है, उसके सामने का चिन्ह प्लस आएगा, बराबर 20 में 15 घटेगा तो 5 आएगा। बड़ी संख्या 20 है तो उसका चिन्ह लग जाएगा माइनस। दिस इंप्लाइज दैट 5 इज इक्वल्स टू -5, तो y इज इक्वल्स टू -5/5। क्योंकि ये गुणा में है तो पक्षांतर करके उसको हम भाग में ले जाएंगे, तो इससे हमें मिलेगा y का मान -1। जब आपको एक चर राशि का मान मिल जाता है, जैसे हमें y का मिल गया, तो आप इसके मान को इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रखिए, क्योंकि हमारा मेथड एलिमिनेट करके क्या करना है? सब्स्टिट्यूशंस करना है, विस्थापित करना है। तो जो भी y का मान होगा उसको आप इन समीकरण में से किसी भी में रखिए, आप फ्री हैं जिसमें आपको अच्छा लगे। हम रखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर हमें मिलेगा 2x + 3y की जगह पे -1 बराबर 5। सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक चर वाले समीकरण में तब्दील हो गया है ये, तो 2x - 3 = 5। दिस इंप्लाइज दैट 2x = 8, सो x = 8/2 विच इज इक्वल्स टू 4। सो हमारा आंसर हुआ x = 4 एंड y = -1। ये क्या हुए? इस समीकरण के सॉल्यूशन हुए, हल हुए। अर्थात उस समीकरण में x की जगह 4 रखूं, y की जगह -1 रखूं, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। केवल एक में नहीं, दोनों समीकरण में वो इसको भी संतुष्ट करेगा, वो इसको भी संतुष्ट करेगा। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कुछ ऐसा, क्योंकि आपका एग्जाम होना है ऑब्जेक्टिव, तो आपको क्वेश्चन देगा और ऑप्शन दे देगा -4 1 4 -1 4 4 1 1। मान लीजिए कुछ ऐसे ऑप्शन दे देते हैं आपको A B C। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बोलेगा कि इसका हल ज्ञात कीजिए। 2 समीकरण दे दिया और कुछ ऑप्शन आपको ऐसा दे दिया। इसको हल करने का क्या तरीका? ये जो हमने देखा, ये कन्वेंशनल मेथड। लेकिन आप यदि इसको शॉर्ट तरीके से तुरंत चाहते हो, क्योंकि क्वेश्चंस आपको बहुत बड़े नहीं मिलते, इसलिए आप डायरेक्टली क्या करो कि हमें पता है कि सॉल्यूशन या मूल क्या होते हैं, हल क्या होता है जो इन समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसीलिए आप इनमें से जो भी वैल्यू है, जो 4 वैल्यू दिए हैं, उनको बारी बारी से इसमें रख के देखिए क्या दोनों पक्ष बराबर आता है। कैसे चेक करना है आपको? मान लीजिए आपको ये मान दिया हुआ है, तो इसमें x बराबर हमेशा पहला वाला मान x का होता है और दूसरा वाला मान y का होता है। तो इस समीकरण में जहाँ x है वहाँ पे -4 रखो, जहाँ y है वहाँ पे 1 रखो। अगर मान लीजिए मैं इसमें ऐसा रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 - 4 + 3 1। एक साइड को मैं देखूँ तो ये हो गया -8 + 3 विच इज इक्वल्स टू -5। ये -5 आया, लेकिन इस पक्ष में क्या था? +5, और ये है -5, तो दोनों सेम तो नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हुआ। जब दोनों बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। मान लीजिए अगर ये इसको बराबर कर भी देता, तो उसके बाद आपको उसी वैल्यू को इसमें भी रख के चेक करना है। जब तक दोनों समीकरण में बराबर नहीं आएगा दोनों पक्ष, वो आपका आंसर नहीं होगा। देन आप नेक्स्ट ये पुटअप करके देखेंगे तो दोनों में वो वैल्यूज जो हैं दोनों पक्ष बराबर आएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। उस केस में एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, हमेशा सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आप नंबरिंग करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आप ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी समीकरण में यदि आपको चर राशि ऐसे 1/, में दिया हो, देखिए इस केस में भी बटे में है, यहाँ भी बटे में है, और वही सेम चीज़ दूसरे भी समीकरण में, तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसको हल करने के लिए आप हमेशा इसको आप इस तरीके से लिखिए। अच्छा, जो क्वेश्चन दिया है 4/x, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/x × 4, इसका यही मतलब है। तो कभी भी ऐसा हो तो आप इस 1/x को, 1/x को कोई भी दूसरा चर राशि कंसिडर कर लो, जैसे कि आप इसको a मान लो, b मान लो, u मान लो, जो आपका मन करे, और वैसे ही सेकंड वाले y को आप b मान लो।
अब इस a और b को इस समीकरण में रखिए तो आपको एक नया समीकरण मिलता है और वो हो जाएगा 4a माइनस 3b इज इक्वल्स टू -1। वैसे ही हम b का मान ए बी का मान जब दूसरे समीकरण में रखेंगे तो वो होगा 8a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 9। अब आपको दो नए समीकरण मिल गए, समीकरण 3 और 4। अब यहां पे पहुंचने के बाद हम देखेंगे कि दो चर a और b दिख रहा है, इसमें से हम किसी एक को कैसे एलिमिनेट करें, कैसे हटाएं। मान लीजिए मैं a को हटाऊंगा, इसके लिए इसके सामने है 8 और इसके सामने है 4। तो मैंने आपको बताया दोनों को बराबर करने का नियम, या तो आप इसके गुणांक को इससे गुणा करो और इसके वाले गुणांक को इससे गुणा करो, या फिर आपको तो बराबर करने से मतलब है। तो देखिए ये 8 है और ये 4, यदि आप इसको 2 से गुणा कर दो तो ये 8 हो जाएगा। तो हमें ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे के गुणांक को ही गुणा करें, आपको बराबर करने से मतलब है। तो यदि मैं यहाँ पर समीकरण 3 को 2 से गुणा करूं तो हमें मिलेगा 8a माइनस 6b इज इक्वल्स टू -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब दो इक्वेशन जो मिले हमें, एक 5 और एक 4, क्योंकि ये 8 पहले से है तो इसमें किसी और की गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो इन दो समीकरण को हम घटा देंगे। घटाएंगे क्यों? क्योंकि ये भी +8a है और ये भी +8a है। हटाने के लिए इसको घटाना पड़ेगा। हम वही करेंगे, समीकरण 5 में 5 से समीकरण 4 को घटाने पर ये हो जाएगा 8a माइनस 6b इज इक्वल्स टू -2। इसको घटाएंगे तो इसको लिखेंगे 8a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 9। मैंने बताया घटाना है तो सामने माइनस का चिन्ह लगाओगे। चिन्ह लगाने के कारण क्या होगा, यहाँ पे इसका प्लस साइन है तो प्लस और माइनस का गुणा तो ये माइनस हो जाएगा, इस प्लस और माइनस का गुणा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और वैसे ये भी प्लस है और माइनस का जब गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मान लो ये ऐसे लिखा होता 8a प्लस 5b, ये ऐसा है ना, सामने में ऐसा माइनस का चिन्ह, तो ये क्या होगा, इनके बीच गुणा ही होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, इनके बीच गुणा होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो उसी चीज़ को हम इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए ये प्लस में और माइनस में ये दोनों कट जाएंगे। सेकंड जो है दोनों निगेटिव है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और ये मिलेगा हमको 11b विच इज इक्वल्स टू, ये दोनों भी निगेटिव साइन के साथ है तो ये भी हो जाएगा माइनस साइन के साथ 11। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये भी -11 डिवाइड होके हमें मिलेगा +1। तो a का वैल्यू हमको b का वैल्यू निकल गया 1। हमें केवल अभी एक चर राशि का मान निकला है, तो दूसरे का निकालने के लिए आपको पता है कि इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में उसका वैल्यू रख दीजिए। b का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए क्या मिलेगा आपको, 4a माइनस 3b की जगह पे आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू -1। और ये तो एक रेखीय समीकरण वाले हो गए, एक चर वाले। इसको हल करने का तरीका आप जानते हो, बराबर ये माइनस में जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस में होगा तो आंसर आ जाएगा आपका 2। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 1/2। आपको मान मिला b का और a का। ये हमारा आंसर इतना ही तो नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ए बी से नहीं दिया था, हमारा क्वेश्चन तो एक्स वाई वाला दिया है। तो हमें आंसर क्या देना पड़ेगा, एक्स का और वाई का। अच्छा आप यहाँ से देखिए 1/x इज इक्वल्स टू a होगा, तो अगर आप इसको इधर ले जाओ तो 1/a बराबर x हो जाएगा, ऐसा बनेगा। वैसे ही यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, 1/b इज इक्वल्स टू y। मतलब जो आंसर आया है अगर आप उसको उल्टा कर दो तो आपको x और y का मान मिल जाएगा। इसलिए आपका आंसर होगा x इज इक्वल्स टू, क्योंकि x किसको दिखाता है, a वाले को दिखाता है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, मतलब आंसर हो गया 2। और y का मान चूंकि 1 है तो यहाँ पे 1/1 करने से आएगा आंसर 1। तो आंसर हो गया आपका 2 1।
मीन्स इस समीकरण में यदि आप x की जगह पे 2 रखोगे और y की जगह पे 1 रखोगे तो ये समीकरण संतुष्ट होगा, अर्थात एक पक्ष और दूसरा पक्ष दोनों बराबर होंगे दोनों समीकरण के लिए। तो ये तो तरीका है आपका डबल वेरिएबल इक्वेशंस को किस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। सपोज दैट यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन आपको दे देता इस x4 की जगह पे 2, सारा डेटा सेम है, सिर्फ ये 2 कर देगा, तब की केस में x और y का आंसर क्या होगा आप इसी मेथड से सिंप्लीफाई कीजिए और जो आंसर आएगा आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। सो अब तक के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।